सेकंड का जो हमारा सेकंड पेपर है आर्थिक भूगोल या आर्थिक भूगोल और आर्थिक संपदा के बारे में जो पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे मैं हूँ आपके साथ योगेश कलाल। आज हमारा जो टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण हमने कितने भागों में ये बांटा गया है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रकृति के आधार पर विभाजन के लिए, उत्पत्ति के आधार पर, ये जो भी क्षेत्र है उसके आधार पर किस किस क्षेत्र के आधार पर जो विभाजन किया गया उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यस, हम बात कर रहे थे अभी संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में, जैसे कि बात कर रहे थे। ठीक है, तब हम शुरू करते हैं आज ये संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपके स्क्रीन पर बताया है कि संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। संसाधनों को जो यहाँ पे बांटा गया है वो मैं आपको एक नंबर के हिसाब से बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, वितरण या उपलब्धता के आधार पर, उपयोग के आधार पर और अधिकार क्षेत्र के आधार पर, नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर। ठीक है, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? प्रकृति के आधार पर आपके सामने यहाँ पर है प्राकृतिक और मानवीय। इसके बारे में मैं विस्तृत आपको और बताने वाला हूँ, आगे हम बताऊँगा मैं इसके बारे में। देखो, प्रकृति के आधार पर अगर विभाजन किया है संसाधन का तो कौन सी है? तो प्राकृतिक के आधार पर एक तो है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। ठीक है, आगे हम जैसे कि बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण अगर बात करें तो भौतिक और अजैविक आएगा, और दूसरे नंबर पर जो आएगा वो है जैविक संसाधन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वितरण या उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर कौन कौन से? देखो, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ, अद्वितीय। अब ये क्या क्या होते हैं ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर गुप्त, अप्रयोजनीय, विभव और अप्रयुक्त। ठीक है, ये जैसे गुप्त है, अप्रयोजनीय है, विभव, अप्रयुक्त। ठीक है, अधिकार क्षेत्र के आधार पर। अधिकार क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से हैं? देखो, विश्व, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, ये हमारे आ गए। अगर नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर, नवीनीकरण यानी जिसको वापस बनाया जा सकता है उसको कहते हैं। ये होते हैं हमारे शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय और अवक्षेप, ये हमारे आते हैं। ठीक है, अगर वापस हम बात करें संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में है तो 6 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? प्रकृति के आधार पर नंबर 1, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 वितरण या उपलब्धता के आधार पर, नंबर 4 उपयोग के आधार पर, नंबर 5 अधिकार क्षेत्र के आधार पर, और अंतिम है वो है नवीनीकरणीय या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं संसाधनों का विस्तृत जानकारी लेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? संसाधन प्रकृति के आधार पर, वस्तु या तत्वों प्रकृति के आधार पर जो बांटा गया वो है प्राकृतिक संसाधन। जो पहला नंबर है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक वातावरण के वे तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन से वे तत्व सम्मिलित होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो सुनो, इसमें प्रकृति ने मानव को निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। कौन कौन से हैं? तो वो है वायु, जल, भूमि, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जीव जंतु, और ये है जो हमारे प्राकृतिक के संसाधन के आधार पर। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में हमारा आता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत मानव संस्कृति के निर्माण। किसके? मानव संस्कृति के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं उपभोक्ता के रूप में स्वतः महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के प्राकृतिक व मानवीय संसाधन मनुष्य ही है संबंधित होते हैं। मानव बिना प्राकृतिक तत्वों का न तो मूल्य है और न कोई उपयोग है। मानव प्राकृतिक वातावरण से परिवर्तन कर उसमें पाए जाने वाले पदार्थों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग करने का प्रयास करता है। किसका? उपयोग का प्रयास करता है।
और प्रमुख मानवीय संसाधन उद्योग, अधिवास, परिवहन मार्ग, परिवहन साधन, कृषि फार्म, मशीनरी, कृषि उर्वरक, सांस्कृतिक प्रतिरूप और ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जैसे इसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी होता है और शारीरिक बुद्धि और मानवीय जो स्वास्थ्य होता है वो भी मानवीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 2, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। ये 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है एक तो जैविक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से वृक्षों तथा जीव जंतुओं से, किससे? जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली इसमें सामग्री को कह सकते हैं आप। जैसे वन, चारागाह, घास के मैदान, जंगली जीव जंतु, मछलियाँ, समुद्र में पाए जाने वाले जीव और वनों से मानव के अनेक प्रकार की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। जैसे फल, सुपारी, जड़ी बूटियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, छाले, रेशे, गोंद, दाल, रबर आदि प्राप्त होती हैं। पशुपालन भी किया जाता है। दूध, मांस या अन्य भेड़ बकरियों से चौपाले में पाए जाते हैं, तो जहाँ से यह प्राप्त होता है। जैसे जीव में शेर, चीते, तेंदुआ, लकड़बग्गा आदि भी मिलते हैं, जिनकी खालें, बाल, दांत, सींग आदि मांस का प्रयोग किया जाता है। झीलों, तालाबों, समुद्री तटीय मछलियों का व्यवसाय होता है। ठीक है, अब ये जैसे अजैविक संसाधन में धरातल, चट्टानें, वायु, जल, ईंधन, धातुएं, भवन निर्माण सामग्री, ये सारी सम्मिलित आ गई, इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, भवन निर्माण सामग्री। अब भवन निर्माण सामग्री में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान नहीं है। ठीक है, मानव ने इनका उपयोग वस्तु बनाने के लिए या शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वायु न केवल उसके जीवित रहने के लिए उपयुक्त होती है, बल्कि वायु शक्ति नत्रजन भी प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की, संसाधन उपलब्धता अथवा वितरण के आधार पर। नंबर 1 की बात करेंगे तो सर्वसुलभ। सर्वसुलभ का मतलब क्या होता है? वे संसाधन जो विश्व के सभी क्षेत्रों में, वे क्षेत्र जो सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं, सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायुमंडलीय गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सौर शक्ति, पवन ऊर्जा, प्रकाश, जल, मिट्टी आदि, ये हमारे सर्वसुलभ संसाधन में आते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ खड़े हो जाओगे आप, वहाँ पे ये सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। सौर ऊर्जा आपको सभी जगह मिलेगी। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में आपको मिल जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं सामान्य दुर्लभ संसाधन। सामान्य दुर्लभ संसाधन वे संसाधन, कौन से? ऐसे संसाधन जो सामान्य अधिकांश क्षेत्रों में कम या अधिक पाए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, पशु, जीवन, लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम गैसें आदि, ये जो होती है वो कैसे होती है? सामान्य सुलभ संसाधन होती है। और अब हम बात करेंगे नंबर 3 की, दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो कहीं कहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दुर्लभ संसाधन। जैसे तांबा, सीसा, सोना, हीरा, चांदी, अभ्रक, क्वार्टज, ये क्या होता है? दुर्लभ, मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कहीं कहीं ही पाए जाते हैं ये। अब मैं बात करूँगा आपके सामने चौथा नंबर, यहाँ पे प्रिंट होना रह गया है, तो जैसे बता दूँ आपको मैं, अद्वितीय संसाधन। वे संसाधन जो उपयुक्त मात्रा, गुण में कहीं कहीं मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। जैसे हीरा, हीरा हर जगह नहीं मिलता है। जैसे यूरेनियम, क्रोमोलाइट खनिज, ये अद्वितीय खनिज है जो हर जगह आपको उपलब्ध नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये गुप्त नंबर 4, संसाधन उपयोग के आधार पर। नंबर 4 पे जो बता रहा हूँ मैं, गुप्त संसाधन, ये वो संसाधन होते हैं जो किसी पदार्थ में, किसमें? किसी पदार्थ में, किंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, वे गुप्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा व्यापक पैमाने पर उपलब्ध होता है, लेकिन उपयोग इसका सही ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन। वे संसाधन जो बोध मानव का नहीं होता है, जैसे ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? प्रयोजनीय वर्ग में आते हैं। जैसे दीर्घकालीन तथा भारत के पश्चिमी समुद्री तट गोदावरी डेल्टा में पेट्रोलियम एवं गैस की बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्धता है। ठीक है, नंबर 3 की वजह से बात करेंगे विभव या संभाव्य संसाधन। विभव या संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनका मनुष्य को ज्ञान, किंतु किसी कारणवश यहाँ उनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दुर्गम प्रदेशों में संचित वे पदार्थ जहाँ परिवहन तकनीक के अभाव में मनुष्य नहीं जा पा रहा है, जैसे वो संसाधन क्या कहलाएंगे? विभव संसाधन कहलाएंगे। कैसा संसाधन कहलाएंगे?
विभव संसाधन कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं अप्रयुक्त संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनके किसी कारणवश इसका उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, जैसे अव्यवस्थितीय जन्य कारक। और ये क्या होता है, देखो इस पर सुनना बराबर। जिनके अंतर्गत दुर्गम प्रदेशों में स्थित संसाधन आते हैं, जिन क्षेत्रों में मनुष्य अपनी वर्तमान तकनीकी क्षमता से पहुंच ही नहीं सकता है, उन क्षेत्रों को संसाधन को प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अब नंबर बी की बात करें, यहाँ पे मैंने आपको लिखा, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, संसाधन शक्यता अथवा संसाधन की अंत वस्तु। ये क्या होता है, जिन क्षेत्रों में यदि संसाधन संभावित मात्रा इतनी कम हो जाती है उनका व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन संभव नहीं हो जाता होता तो ऐसे संसाधन उपयुक्त रह जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पर लोहा मिलता है, लेकिन कहीं पर लोहा इतना कम होता है कि उत्पादन दृष्टि से वहाँ घाटे वाला हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको आज संसाधन के बारे में बताया। मैंने आपको 4 भागों में आपको मैं अभी तक बता चुका हूँ। सबसे पहले प्रकृति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जैसे मैंने आपको बताया संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन प्रकृति के आधार पर, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, तीसरे नंबर पर यहाँ संसाधन उपलब्धता तथा वितरण के आधार पर, नंबर 4 जो मैंने बताया वो है संसाधन उपयोग के आधार पर। हमारे 2 टॉपिक जो बाकी रहेंगे वो हमारे अगली जो क्लास लगेगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।